हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछे जाने की पूरी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। स्टार्ट करेंगे आज उन क्वेश्चंस के साथ, तो जल्दी से सब लोग यहाँ पे लाइव आ जाइए और वीडियो को एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर वॉइस आ रही है। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। किसके लिए? यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सब लोग एक बार लाइव आ जाइए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन रख रही हूँ आपके सामने, और याद रखिए ये जो क्वेश्चंस है इन सभी के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? केवल 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। 30 सेकंड में ही आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है? तो 30 सेकंड्स का याद रखिएगा, 30 सेकंड्स का टाइमर चलेगा और उसके बाद आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको दिखाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से आंसर करिए। संकेतों के मदद से आंकड़ों में चित्रमय प्रस्तुति जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? हेलो जुल्फी, आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 1 टाइम स्टार्ट हो गया है। अब ये सोचो आज एग्जाम है और इसका आंसर करना है आप लोगों को। Pictorial representation of data using symbol is known as। सही आंसर देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिक्टोग्राफ। यह चित्र आरेख आंकड़ों को प्रदर्शित करने के आरेख होते हैं, जिसमें एक है दंड आरेख जिसे हम बार डायग्राम कहते हैं या ग्राफ कहते हैं। चित्र आरेख जिसे हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। पाई चार्ट वृत्त आरेख होता है। और आपका रेखीय चित्रण, ध्यान से इन सभी को एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। दंड आरेख इसे स्तंभ रेखा चित्र भी कहते हैं। किसी वस्तु के समूह एवं तुलना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी। दंड यानी बार आरेख। चित्र आरेख जिसे हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। यहाँ पे चित्र आरेख की बात की गई थी। आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आंकड़ों की चित्रमय प्रस्तुति का चार्ट भी इसे कहते हैं। पाई चार्ट 360 डिग्री का होता है। वृत्त आरेख, कोणीय आरेख, चक्र आरेख के नाम से भी इसको जाना जाता है। वहीं रेखीय चित्रण जिसमें आंकड़ों के एक गुण को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें समान दूरी पर विभिन्न रेखा स्थित होती है जो आंकड़े के मान को दर्शाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिक्टोग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 टाइम स्टार्ट करने जा रही हूं अब। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। पाई चार्ट कंप्लीट सर्कल है 360 डिग्री का, बिल्कुल सही। ये डीआई से क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाले। चलिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करते जाइए। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 1994 1995। 1945 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया गया। 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया, जिसके अध्यक्ष जो थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 28 दिसंबर 1953 को मौलाना अबुल कलाम, जो कि सबसे पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्घाटन उन्हीं के द्वारा किया गया। 1956 में संसद के विद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से भारत सरकार के एक वैधानिक निकाय के रूप में 94-95 में यूजीसी ने भारत में 6 रीजनल ऑफिस खोले हैं। कहां कहां पे? पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, बैंगलोर। 6 केंद्र स्थापित किए गए। कौन से ईयर में और कहां कहां स्थापित किए गए, यहां से क्वेश्चन आता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब।
क्वेश्चन है कि किसमें से यादृच्छीकरण यानी रैंडमाइजेशन नहीं किया जा सकता। कल वाली पीडीएफ नहीं भेजी थी क्या? कल मैं देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ, कल नाइट वाली। ठीक है, चलो किसमें यादृच्छी, पूरी पूरी बुक अवेलेबल है, दिसंबर वाली, दिसंबर 2023 का वाईसीटी की कंप्लीट बुक है, आप लोग फाइल सेक्शन पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम पे अवेलेबल है कंप्लीट बुक, इसलिए हो सकता है मैंने ये नहीं दी होगी क्योंकि ऑलरेडी बुक अवेलेबल है, तो फालतू में स्टोरेज बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है उसमें। किसमें रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन का मतलब है कि जहां पे हम 50-50 का इक्वल चांस रखते हैं, 50-50 का इक्वल चांस रखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा इसमें है जो इक्वल चांस जिसमें नहीं मिलता है, तो सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर बी, पर्पसिव सैंपलिंग यानी स्व उद्देश्य। जबकि अगर हम बात करते हैं रैंडमाइजेशन बराबर यानी कि 50-50 चांस रहता है, इक्वल चांस दिया जाता है, तो वो होएगा आपका रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग और मल्टी स्टेज सैंपलिंग। इस बार भी एक क्वेश्चन सैंपलिंग से पूछा जा चुका है, इस बार 18 जून के पेपर में भी सैंपलिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज, रिफ्लेक्टिव लेवल या टीचिंग की बात करी गई है, उस वो कैसी होती है? रिफ्लेक्टिव सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे हाई लेवल टीचिंग का कौन सा है? आपका रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे हाई लेवल। और जो हाई लेवल होता है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी होती है आपकी, उसमें प्रॉब्लम सेंटर्ड भी होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा जोर दिया जाता है ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 1, समस्या केंद्रित, समस्या का पता लगाना। स्मृति स्तर को विचारहीन कहते हैं, थॉटलेस कहते हैं, कि यहाँ पर दिमाग नहीं होता है ज्यादा बच्चों में, तो उनको जो पढ़ाया जाता है, जो समझाया जाता है, वो समझते हैं। थॉटलेस सबसे कम में, थॉटफुल जहां पे उनका दिमाग है वो सोच सकते हैं। सबसे थॉटफुल कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर रिफ्लेक्टिव लेवल का रहेगा। ठीक है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसके लिए तो सिर्फ 15 सेकंड मिलने चाहिए, हालांकि कोई बात नहीं, आंसर करिए। आईपी का क्या मतलब है? यहाँ पे आईपी का अर्थ क्या है या फुल फॉर्म पूछा गया है, वो बताइए क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बिल्कुल करेक्ट। आईपी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी, जिसके द्वारा इंटरनेट पर सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये देखते हैं कितने लोग सही कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, स्टोरेज से इस बार भी क्वेश्चन था। डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क क्या है? देखो अभी जो है इसका जो एग्जाम है आपका, जो 18 जून कैंसिल हुआ है, एक्सपेक्टेड है कि जुलाई के लास्ट में होगा। ठीक है, तो तैयारी रखिए अपनी, क्योंकि इस बार अभी बोला जा रहा था नकल की वजह से पेपर इजी बनाया गया है, तो इस बार डेफिनेटली थोड़ा सा आपको अलग सा देखने को मिल सकता है पेपर, इसलिए कोई चीज छोड़िएगा नहीं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। ब्लू रे डिस्क एक प्रकाशीय डिस्क संग्रहण माध्यम है।
सही है कि नहीं, स्टेटमेंट नंबर 1 मान लीजिए। और स्टेटमेंट नंबर 2 में उन्होंने कह दिया कि जिसे मानक डीवीडी प्रारूप का स्थान लेने के लिए बनाया गया, मुख्य रूप से इसका प्रयोग एचडी यानी हाई डेफिनेशन वाले वीडियो, प्ले स्टेशन, वीडियो गेम्स, अन्य डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है और ये एक बाहरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ब्लू रे डिस्क क्या है ये पता होना चाहिए। ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। बिल्कुल इसका भी पीडीएफ मिलेगा, लेकिन सिर्फ उनको मिलेगा जो पूरी पूरी क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है ना। ये नहीं है कि बीच में छोड़ दी, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर। ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि स्कैन करते हैं हम किसको? पेजेस को स्कैन किया, स्कैन करके हमने सिस्टम पे डाला। तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। कौन कौन सी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस होती हैं? स्कैनर कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी, करेक्ट। तो हमारे सामने इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। इनपुट में कीबोर्ड, माउस, टच पैड, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ग्राफिक टैबलेट, टच स्क्रीन, वेबकैम। वहीं आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, कंप्यूटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ब्रेल रीडर और प्लॉटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। कल की जिसने क्लास देखी होगी, कल की जिसने पीडीएफ पढ़ी होगी, वो इसका आंसर कर लेगा, क्योंकि मैंने एंशिएंट एजुकेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कराया है आप लोगों को कल। ऋग्वेद में 1028 संस्करण है। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, सही है कि नहीं? एक बारी अगर ऐसा हो रहा है कि टेलीग्राम में क्विज स्टॉप हो जा रही है, उसको अपडेट करके देखो, हो सकता है उसकी वजह से इशू हो, या फिर स्टोरेज को सही करके देखो, स्टोरेज की वजह से भी इशू आ सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ करेक्ट, दोनों ही सही हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में 10 खंड हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मंडल कहते हैं। ऋग्वेद को अष्टक, अध्याय, वर्ग और 2112 मंत्र 10,552 के रूप में किया गया। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1017। बाल किल्य या परिशिष्ट भी जोड़ दिए जाए तो सूक्तों की संख्या है 1028। इसे अष्टक भी कहा जाता है, अध्याय, वग्र, मंत्र के रूप में भी इसको जाना जाता है, और ये अष्टक कहा जाता है 1028 संस्करण। ठीक है। एंशिएंट एजुकेशन से संबंधित है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। अब आप कहोगे मैम आर्टिकल्स क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपके हायर एजुकेशन से अटैच है ये आपके आर्टिकल्स, तो आ सकते हैं। जरूरी आर्टिकल्स को मैंने शामिल किया है इसमें। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कार्योत्तर कानूनों से संरक्षण का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 20A। आर्टिकल 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं करा जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवर्त विधि का अतिक्रमण ना किया हो, और उस समय अपराध किए जाने के लिए जो दंड अधिरोपित किए जा सकती थी वह उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा। कार्योत्तर कानूनों से संरक्षण कहा जाता है। 21 में कार्योत्तर कानूनों से यानी कर लिया है और उसके बाद में दोष साबित नहीं हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्शंस आर इनकॉर्पोरेटेड, यानी संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं? इलेक्शन जो होते हैं, इलेक्शन अभी होके हटे हैं तो डेफिनेटली यहां से आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर करते जाइए, गलत है या सही है वो तो हम लोग बाद में देख ही लेंगे, बट आंसर करना ज्यादा जरूरी है। आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहां पर भारतीय संविधान के भाग किसमें, 15 में, क्या है ये 10 और 5 कितना हुआ हमारा 50, 15वें भाग में संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी पूछे जा सकते हैं जो कि 36 और 51 के बीच में आते हैं। संघ राज्य क्षेत्र 241 पंचायतें किसमें शामिल है, अगर हम पंचायतों की बात करें तो वो किसमें शामिल है वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारे के सारे अनुच्छेद आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आंसर करिए। बहुत आसान है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A किस चीज का प्रावधान करता है? 21A में क्या चीज है? जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर। आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। कौन से ईयर से कौन से ईयर तक के बच्चों के लिए, जल्दी से कमेंट करिएगा, कौन से साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य मानी गई है और ये एक मौलिक अधिकार माना गया है 21A में? तो वो है 6 से 14 साल। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 29, 21A में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अंतर स्थापित है क्या चीज? राइट टू एजुकेशन। यहां से क्वेश्चन आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12, रिसर्च के जो स्टेप्स हैं वो आपको बताने हैं। हालांकि इस बार जो क्वेश्चन आया था वो था रिसर्च एसे के स्टेप पूछे गए थे। रिसर्च ऐसे हो गया, रिसर्च ये आपका लिटरेचर रिव्यू हो गया, जो इसके स्टेप हैं वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबके स्टेप्स ध्यान रखिएगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले पता लगाना होगा क्या, समस्या का सूत्रीकरण इसमें, फिर डेटा संग्रहण करना, फिर उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा, उपकरण विकसित करना, उसके बाद लास्ट में आएगा डेटा प्रसंस्करण एनालाइज करना। और अगर हम सिस्टमैटिक रूप में देखेंगे तो सबसे पहले हमें रिसर्च एरिया को देखना है, रिसर्च प्रॉब्लम को देखना है, रिसर्च परफॉर्मा, डेटा कलेक्शन एनालिसिस, रिसर्च रिजल्ट, और लास्ट में आता है रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, यहां से अगर क्वेश्चन आए तो आराम से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 13। आंसर करिए, इनमें से कौन सा एक साक्षात्कार का प्रकार ही नहीं है, इनमें से कौन इंटरव्यू टाइप नहीं है?
इनमें से कौन एक साक्षात, देखिए टाइमिंग जो रहता है थोड़ा मौसम की वजह से नेटवर्क इशू रहता है, तो आप एक बार चेक कर लिया करिए 12 बजे से 2 बजे के बीच में, क्योंकि इसी बीच में आपकी क्लास होती है। इसकी लिंक आपको टेलीग्राम के थ्रू भी प्रोवाइड की जाती है और व्हाट्सएप के थ्रू भी प्रोवाइड की जाती है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन में ऑल टाइप कर दीजिएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इंटरव्यू का इनमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और रात को जो क्लास होगी वो तो होगी ही 8:30 बजे, याद रखिएगा 8:30 बजे PYQ इंपॉर्टेंट जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो करवाएंगे। इंटरव्यू 3 प्रकार का है, संरचित यानी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और अर्ध संरचित यानी सेमी स्ट्रक्चर्ड। साक्षात्कार की 3 भाग हैं, पहला है प्रारंभ ओपनिंग ऑफ इंटरव्यू, मेन बॉडी ऑफ इंटरव्यू और एंड ऑफ इंटरव्यू। ये क्वालिटेटिव में आता है या क्वांटिटेटिव में आता है? इंटरव्यू की अगर हम बात करें, आप में से कितने लोग ये जानते हैं, यहाँ पर इंटरव्यू से मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है या क्वांटिटेटिव में आता है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये दोनों में ही आता है, चाहे हम इंटरव्यू की बात करें। एक मिनट, एक मिनट भाई। तो यहाँ पे एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड। जो अनस्ट्रक्चर्ड है वो आपका आता है गुणात्मक में, किस में आता है? वो गुणात्मक में आता है, ठीक है। इस चीज का याद रखिए, जो स्ट्रक्चर्ड है वो आपका होगा स्ट्रक्चर्ड, पूरी तरीके से पता है कि हमें क्या करना है, तो वो किस में आएगा? क्वांटिटेटिव में, यानी मात्रात्मक में। स्ट्रक्चर्ड पता है हमें, वो आएगा मात्रात्मक में। अनस्ट्रक्चर्ड किस में आएगा? क्वालिटेटिव में, जिसे हम कहते हैं गुणात्मक, ठीक है ना। तो ये चीजें यहां से आती हैं, इस चीज का ध्यान रखिए, दोनों में ही शामिल होता है ये। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, सही आंसर क्या होगा इसका? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे, जिनका कार्यकाल 53 से 55 के बीच में था। अभी कौन है? जगदीश कुमार जी हैं। अभी कौन है? जगदीश कुमार जी हैं। हुमायूं कबीर यूजीसी के दूसरे, सीडी देशमुख चौथे नंबर पे और मनमोहन सिंह 1991 में आए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने, आंसर करते चलिए। कौन सी शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था है? और सही आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 15, सही आंसर है सी, सीक्वेंसिंग यानी क्रमबद्ध करना। शिक्षा के 3 चरण, पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था। अध्यापक शिक्षण नियोजन करता है, क्रमबद्ध करता है, उपचार करता है। तो यहाँ पे आपका क्रमबद्ध करना। अंतः क्रिया इंटरेक्टिव में अध्यापक छात्र के मध्य अंतः क्रिया यानी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। उत्तर क्रिया अवस्था अध्यापक छात्रों का मूल्यांकन करता है। 3 अवस्थाएं हैं आपकी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16,
सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पृष्ठों को देखने में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? A software program used to view web pages is known as विशाल ने सही कहा है, शिवांगी ने सही कहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सभी सामग्री को, वेब पेजेस को देखने के लिए प्रयुक्त होता है। सबसे पहले 1990 में टिम बर्नर ली ने वेब ब्राउजर बनाया जिसका नाम उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब रखा। वर्तमान में कुछ वेब ब्राउजर हैं जिसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम, ओपेरा, नेटस्केप और नेविगेटर भी आते हैं। तो सही आंसर है ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 17, सीपीयू के बारे में सब जानते हैं, देखते हैं जीपीयू के बारे में कौन जानता है। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर के संदर्भ में जीपीयू का अर्थ क्या है? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जिसका उपयोग डिवाइस की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए किया जाता है, डिवाइस की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, इन सबके फुल फॉर्म भी एक बार बता दीजिएगा जो जो आप पढ़ रहे हो आंसर, ठीक है। एक वेब पेज को निम्नांकित में से किसके द्वारा अभिकल्पित किया जा सकता है? वेब पेज कैन बी डिजाइन बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग। किसके द्वारा डिजाइनिंग होता है आपका? फुल फॉर्म बताते जाना, जो भी आंसर जानते हैं फुल फॉर्म। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 18, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HTML। HTTP एक इंटरनेट नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग वेब पर एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट पर बाइनरी और टेक्स्ट फाइल ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है। HTML वेब पेजों का निर्माण करने के लिए, इसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल दो कंप्यूटर के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो HTTP आपको पता है, इनसे जुड़ा हुआ मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, एब्रीवेशंस आ जाए, आप लोग कर लेंगे। मान लीजिए एब्रीवेशन आ जाए, फुल फॉर्म आ जाए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज HTTP, व्हाट इज HTML। HTTP इंटरनेट नेटवर्क प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी किसके लिए इस्तेमाल होता है? दो कंप्यूटरों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए। थम्स अप करिए जिस जो ये रट लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं है ये? आप लोग पढ़ते होंगे क्वेश्चंस को, आप डेली बेसिस पे देखते होंगे अपनी, चाहे बुक में हो चाहे यूट्यूब पे हो, बड़े बड़े चैनल्स भी ज्वाइन होंगे। बट ये जो क्वेश्चंस हैं आप मुझे बताएं कि आप लोगों के लिए यूजफुल है कि नहीं है, क्योंकि उसी आपसे ही फीडबैक मिलता है कि और कैसे क्या चीज करी जा सकती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट मेनली कॉज बाय मीथेन, एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। 19 का सही आंसर सी, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद गैसों की मात्रा बढ़ने से वातावरण के तापमान में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो जाती है, जिसमें मुख्य योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है। इसके अलावा मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, हेलोकार्बन, हेलोकार्बन में HFC, PFC, SF6
ओजोन, जल वाष्प, ये भी आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितनी गैसेस होती हैं, 6 होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एंट्रोपी से क्वेश्चन आपके दिसंबर वाले एग्जाम में आया था। एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। एंट्रोपी के बारे में पता है तो आप आंसर इसका आंसर अच्छे से कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन। तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है। ऊष्म गतिकी में एंट्रोपी निकाय में अनिश्चितता अव्यवस्था की मात्रा को दर्शाता है। जब किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है अर्थात तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तब यह आणविक गति को बढ़ाकर निकाय की अव्यवस्था बढ़ा देती है अर्थात तंत्र की एंट्रोपी बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। इस बार सोलर अलायंस से आया था। नेक्स्ट आपका जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी या वेटलैंड से आ सकता है। भारत में कितने रामसर स्थल हैं, बता सकते हैं क्या। वेटलैंड किसको कहते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र इनमें से कौन सा है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का 21 का ऑप्शन नंबर 1, वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र माना जाता है। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट जो है वो माने जाते हैं पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। 82 हैं आपके क्या जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। कितने हमारे वेटलैंड किसको कहते हैं, अगर मैं पूछूं रामसर स्थल कितने हैं। रामसर स्थल, वेटलैंड का क्या मतलब हुआ, वेट वेट मतलब गीली भूमि, वेट मतलब गीला, गीली भूमि या जिसको हम दलदली भूमि कहते हैं। ठीक है ना। कहां कहां पे है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 22। जल्दी से क्वेश्चन को मैं आपको 30 सेकंड दूंगी सॉल्व करने के लिए। और आगे से याद रखिए कोई भी आपका इस तरीके का मैथ का या रीजनिंग का क्वेश्चन आ सकता है तो आपको आंसर करना पड़ेगा। रफ पेपर लेके बैठा करिए। स्कॉटलैंड को अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 कहेंगे तो लोन को 1 4 3 5 कहेंगे, लॉर्ड्स को 8 1 2 4 कहेंगे, डेन को 5 3 7, सन को 4 5 8। तो सी का कोड क्या होगा। चलिए 30 सेकंड और देती हूं आपको। कोड वाला सेम इस बार मैचिंग में आया था, जैसे इसमें स्टेटमेंट में है मैचिंग में। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 22 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। निकाल लीजिए सब में से। इसमें जैसे ही आप निकालोगे ना सबको मैच करा के देखो, जैसे एल यहाँ लिखा है, एल यहाँ लिखा है, एल यहाँ लिखा है, ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ पे तीनों में सेम है ना। तो सेम चीज है, सेम। आप जैसे कोई अल्फाबेट है, अल्फाबेट का कोड आपको पता करना है, कोड पता कर लिया तो बाकी चीजें तो आराम से निकाल लोगे। 23। एक बस में सवार 50 विद्यार्थियों की औसत आयु है 20। जब कंडक्टर की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 1 साल बढ़ गई।
तो कंडक्टर की आयु कितनी है? बहुत आसान है। 50 में औसत आयु है 20, तो 50 इंटू कर दो कितना? 20। तो टोटल आपको मिल जाएगा कि टोटल जितनी भी इनकी थी, फिर इन्होंने कहा उसमें इन्होंने एक कंडक्टर की आयु, जब कंडक्टर की आयु भी शामिल कर ली, तो यहां पर भी कितने लोग हो गए? आगे 51 लोग हो गए, और औसत आयु कितनी हो गई? 21। तो कितनी है औसत आयु? दोनों को आपस में माइनस कर दो, दोनों का टोटल करके आपस में माइनस कर दो। जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने क्या कहा, 50 इंटू 20, औसत निकालने के लिए जितने भी लोग हैं उनमें 20 आपस में किया, 1000 आया। कंडक्टर सहित सभी व्यक्तियों की आयु, तो यहाँ 20 था 21 कर दिया, 20 था 21 हो गया ना, औसत आयु एक बढ़ गई। अब औसत आयु बढ़ी तो व्यक्ति भी तो बढ़े, क्योंकि उसमें हमने कंडक्टर की आयु भी तो जोड़ दी। तो हमारी बढ़ी हुई आयु और आपका बढ़ा हुआ यहाँ पे औसत कितना हुआ? 1071। सही बात है। अब इन दोनों को आपस में जब आप माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। अंतर पता लग गया तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इसको कर दो, इन्होंने कहा एक कंडक्टर की और हो गई, तो 50 की जगह 51 कर दो, इधर कर दो 20 की जगह, इन्होंने कहा एक साल औसत आयु भी बढ़ गई 21। अब जहां हम 50 और 20 को कर रहे थे, अब 51 और 21 को कर दिया, और दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें सिर्फ कंडक्टर की आयु बतानी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 24। कौन सा एक भारत निर्माण का संगठक नहीं है? रूरल रोड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इंडस्ट्रीज, रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। पूनम ने कहा है बी आंसर, देखते हैं सही है कि नहीं। ध्यान से देखिएगा, भारत निर्माण का कौन सा संगठक नहीं है? भारत निर्माण करने के लिए सड़कें हो गई, ग्रामीण विद्युतीकरण हो गया, लेकिन ग्रामीण उद्योग नहीं आएगा, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति आ गया। तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंचाई सुनिश्चित करना, गांव को सड़कों से जोड़ना, आवास उपलब्ध कराना, पीने का पानी, बिजली की आपूर्ति, ग्रामीण संचार, ये सारी चीजें किस में आती हैं? भारत निर्माण योजना में। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 6 क्षेत्र बनाए गए थे भारत निर्माण के लिए, गांव की ओर एक कदम 2005 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 25। आंसर करिए क्वेश्चन का। वह शोध जिसमें ज्ञान की उभरती पद्धतियों और क्षेत्रों में सिद्धांतों की प्रयोज्यता के अन्वेषण पर जोर होता है, उसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल रिसर्च, थियोरेटिकल रिसर्च, सिचुएशनल रिसर्च या सेकंड लेवल रिसर्च? तो क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, सेकंड लेवल रिसर्च। इस क्वेश्चन का सेकंड लेवल यानी द्वितीय स्तरीय शोध, याद रखिएगा कभी कभी सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो अच्छे से दिमाग में होंगे तो मिलते जुलते भी होंगे ना क्वेश्चन, तो कर लोगे। शिक्षण के किस स्तर में संरचना, निर्देशन, विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण, यानी निकट से हम ऑब्जर्व करते हैं उनकी गतिविधियों की। तो 26 का सही आंसर, किसमें हम बहुत करीबी से देखते हैं कि वो किस तरीके से क्या चीज सीख रहे हैं, कौन से लेवल में, नजदीकी से किससे सीखा जा सकता है? तो सही आंसर है नजदीकी से, बारीकी से। तो मेमोरी लेवल, बच्चों को बारीकी से देखा जाता है ना, हर एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें देखी जाती हैं। 26 का डी, मेमोरी लेवल हर्बर्ट के द्वारा लाया गया था। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पहला चरण माना जाता है। ऑब्जर्व किया जाता है बच्चों को, सिखाया जाता है छोटी छोटी बातों को, है ना। 27,
निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए कौन सा शोध स्वरूप यथोचित होगा? क्वेश्चन नंबर 27 सही आंसर है सी, एक्शन रिसर्च। निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए शोध का क्रियात्मक शोध बेस्ट है। क्रियात्मक शोध दो शब्दों से मिलकर बना है। क्रियात्मक अर्थात कोई चीज करना, दूसरा शब्द है शोध। अनुसंधान जिसका अर्थ है विश्लेषण करना, ये एक चक्रीय प्रक्रिया है जो सतत रूप से चलती है, तो एक्शन रिसर्च बेस्ट होगा निर्माणात्मक में। 28 क्वेश्चन नंबर 28 समुदाय का संयोजन, संगठन, विकास को उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है, किसमें? पढ़े हुए क्वेश्चंस तो हर बार हर कोई कर लेता है, PYQ भी एक बार ही हो सकता है, लेकिन जब नए क्वेश्चंस लाए जाते हैं तो उसको किस हद तक हम लोग कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होती है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 28 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सम परिस्थितिकी। समुदाय का संयोजन, संगठन, विकास का उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन सम परिस्थितिकी कहलाता है। 29 क्वेश्चन नंबर, बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? विवेकानंद, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय या दयानंद सरस्वती? 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। 1898 में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई एनी बेसेंट के द्वारा। 30 क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन भी मोस्टली आज क्वेश्चन है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आंसर करिएगा। 30 का सही आंसर, किसमें अधिक फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, नम्यता पाई जाती है? सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर 1, एथनोग्राफी और फेनोमेनोलॉजी घटनावृत्ति। नृजातीय और घटनावृत्तिक अध्ययन दोनों ही गुणात्मक प्रकार के शोध हैं और दोनों में ही लचीलापन पाया जाता है। गुणात्मक में वैसे भी लचीलापन पाया जाता है ना। 31 क्वेश्चन नंबर, ये इस बार के क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? या तो सीधा सीधा भाग दिया जा सकता है, किससे? मान लीजिए 9/13 लिखा है तो 13 से भाग दे दीजिए, पॉइंट में आंसर आएगा आपका, जो भी आपका आंसर होगा। या तो सबको इस तरीके से भाग दे लीजिए, या फिर क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे है 13, 26, 39 और 52, ठीक है। तो अगर आप 13 का टेबल करेंगे तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 3 जा 39, 4 जा 52। तो सिंपल सा यहाँ पे 1/13 यानी पहला हमने लिख लिया,
उसके अलावा हम सीधी सीधी सेम चीज लिख लेंगे, बस नीचे 13 का टेबल नहीं लिखना है, 1 2 3 4 लिख लिया। अब हमने क्या करना है, नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या को भाग देना है। तो जब हम भाग देंगे तो निकलेगा 9, 8.5, 9.3, 8.2। ठीक है। अब अगर यहाँ पूछा जाए सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है 8.2, सबसे इजी मेथड है ये। 8.2 सबसे छोटा है, उसके बाद है 8.5, उसके बाद है आपका 9 हो गया, फिर हो गया सबसे हाईएस्ट 9.3। यहाँ पे बी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सिंपल सा यहाँ पे करा गया, नीचे की संख्या देख रहे हैं 13 का मल्टीप्लीकेशन है, 13 1/13 लिख करके सीधी आगे की संख्या बढ़ा दो, यानी डिवाइड करना है नीचे की संख्या से। सिंपल सा है, एक बार इसको फिर से देख लेना, आ जाएगा समझ में। 32 क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए यहां से आ गया, फिर क्या करेंगे, क्या लिखा है 25, 100 का 2/5 के 40% का 30%। सीधे से यहां से 2 जीरो यहां हटाए, 2 जीरो यहां हटाए, ठीक है, 1 जीरो यहां हटाए, 1 जीरो यहां हटाए, कितना बचा 10, 4। डिवाइड करते जाओ, जितना डिवाइड कर सकते हो डिवाइड करते जाइए। 2 5 10, फिर 5, फिर करिए। अब कितना बचा हमारे पास, डिवाइड कर दो, जितना डिवाइड कर दोगे आ जाएगा आंसर। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 120। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 120। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना कर दो। क्वेश्चन नंबर कितना था भाई हमारा, 33 क्वेश्चन नंबर। बस जरा सा बचा है, फिनिश होने वाला है, फिर रात को क्लास होगी, जहां के लिए भी तैयार रहिएगा। कितने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें ये भी बता दीजिएगा। वेद है और ब्राह्मण, जल्दी जल्दी करिए क्योंकि लाइट भी जा चुकी है, मौसम खराब है और बैटरी भी जाने के चांसेस है तो जल्दी आंसर कर लो। वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद किससे संबंधित है, और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा रात को 8:30 बजे क्लास होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव क्लास में रहिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई चीज लाइव चल रही होती, कोई चीज समझाई जाती है, वो जल्दी समझ में आती है। तो यहाँ पे 33 का सही आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद किस में आएगा, कौशिकी, कौशिकी में। यजुर्वेद हो गया आपका शतपथ ब्राह्मण, सामवेद है पंचविश में, अथर्ववेद है गोपद ब्राह्मण। कौन से वेद है, कौन से ब्राह्मण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34। क्वेश्चन नंबर 34, जैन कल्प सूत्र की रचना की थी आपकी प्राचीन यूनिवर्सिटी से। मैं कानपुर से हूं, कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जैन कल्प सूत्र देखिए, हम यहाँ पे जो दोपहर की क्लास लेते हैं उसमें नए क्वेश्चंस एमसीक्यूज में करवाते हैं, जो रात की क्लास होती है उसमें पीवाईक्यू कराते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसलिए ये जो दोनों सेशंस है ना, इसको जरूर अटेंड करो क्योंकि इसके साथ मिलती है पीडीएफ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप जरूर ले लीजिएगा, एटलीस्ट क्विज वाली तो ले ही लीजिएगा, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्विज को अटेंड कर सके। तो जैन कल्प सूत्र की रचना की गई, ऑप्शन नंबर डी भद्रबाहु के द्वारा। जैन कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। इसमें जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवन चरित्र वर्णित है। पारंपरिक रूप से मान्यता है कि इस ग्रंथ की रचना महावीर स्वामी के निर्वाण के 150 साल बाद हुई थी। 8 दिवसीय परिश्रम वर्ष के समय जैन साधु साध्वी कल्प सूत्र का पाठ एवं व्याख्या करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं जाते जाते पूछना चाहूंगी कि तक्षशिला की जो खुदाई की गई थी, पता लगवाया गया था तक्षशिला का, वो किसके द्वारा किया गया था, उसका नाम चाहिए मुझे। ठीक है, रात तक मुझे इसका नाम दीजिएगा कि तक्षशिला की जो खुदाई करी गई थी, नालंदा की खुदाई की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। तो अब मिलते हैं, अब हम आपको रात की क्लास में जो कि 8:30 बजे होगी। पूरी कोशिश रहेगी नेटवर्क सही रहा
तो हम भी सही तरीके से क्लासेस ले पाएंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन 18 जून को आया था, बिल्कुल मैं उसका रीजनिंग का क्लास भी करवा दूंगी, जिससे कि आपको हो सकता है रात की क्लास में मैं ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग ले आऊं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कॉपी पेंसिल लेके तैयार रहिएगा, और थोड़ी देर में थोड़ा सा नेटवर्क सही हो जाए तो मैं ये आपके टेलीग्राम पर भी पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस।